Hi everyone, welcome to the Bare Minimum Education. So today we are going to discuss newspaper analysis dated 1st September 2022. क्योंकि आज द हिंदू पब्लिश नहीं हुई है तो आज हम सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो डिस्कस करेंगे वो इंडियन एक्सप्रेस से डिस्कस करेंगे और मैं आज एथेनॉल ब्लेंडिंग और बायोफ्यूल्स का कॉन्सेप्ट भी उठाऊंगी बिकॉज आई वाज बीइंग आस्क्ड बाय वन ऑफ आवर सब्सक्राइबर्स so I will do that. All right, let's get started. Government to banks complaints give more एडुकेशन लोन्स ओके तो ये आर्टिकल किस चीज़ के बारे में है देखिए इससे रिलेटेड मुझे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ डिस्कस करनी है इसके नेक्स्ट पेज पे भी कुछ स्टैट्स आए हैं इससे रिलेटेड हम वो भी डिस्कस करेंगे तो देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं वो काफ़ी डरते हैं लो वैल्यू एडुकेशन लोन्स देने से क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो जो लो वैल्यू एडुकेशन लोन्स देते हैं उस पर काफ़ी डिफ़ॉल्ट्स उन्हें देखने के लिए मिलते हैं इन द सेंस वो जो बोरोवर्स होते हैं वो ना टाइम पे अपना प्रिंसिपल रिटर्न कर पाते हैं ना ही टाइम पे अपना इंटरेस्ट पे कर पाते हैं तो इसके कुछ रीजंस हैं जो मैं अभी आपसे आगे डिस्कस करूंगी क्योंकि उस न्यूज़पेपर में आए हैं तो उन्होंने ये बोला है लेकिन गवर्नमेंट को काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही हैं बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं हायर एजुकेशन जो परस्यू करना चाहते हैं जिन्हें लोन चाहिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो हायर एजुकेशन लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक्स उन्हें लोन्स डिस्पर्स नहीं कर रही और काफ़ी चीज़ें मांग रही हैं काफ़ी डॉक्यूमेंट्स वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी तो इन्होंने बस यही कहा है कि गवर्नमेंट ने ये कहा है पब्लिक सेक्टर बैंक्स को देखिए हमें बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं बहुत सारे वी आर रिसीविंग कंप्लेंट्स फ्रॉम वेरियस क्वार्टर्स कि आप बहुत डिले कर रहे हैं लोन सैंक्शन करने में और आप कभी कभी तो मना ही कर देते हैं एंड बेस्ड ऑन फ्लिम्जी ग्राउंड मतलब कुछ भी अनशंट से रीजंस देके आप लोन देने के लिए ही मना कर देते हैं तो ओके हमें कई चीज़ें जो इस चीज़ में समझनी है इस आर्टिकल में वो ये है कि बैंक्स को ये बोला गवर्नमेंट ने बैंक्स को ये ऑर्डर दिया है कि आप एडुकेशन लोन्स दीजिए विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ 15 to 30 डेज और प्लीज डिनाई मत करिए लोन्स को फ्लिम्जी ग्राउंड्स पे अब देखिए जो बैंक्स हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं वो किन किन बेसिस पे डिनाई कर देते हैं और क्या परेशान करते हैं लोन देते हैं वो कहते हैं कि आप CIBIL अपना स्कोर दिखाइए मतलब अपने को बोरोवर का CIBIL स्कोर दिखाइए देखिए CIBIL क्या है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड इसकी जो स्कोर रिपोर्ट होती है वो बेसिकली वो क्या करती है ये एनालाइज करती है कि आपकी पास्ट क्रेडिट पेमेंट हिस्ट्री क्या है मतलब आपकी क्रेडिट पेमेंट हिस्ट्री क्या है आपने पहले कभी लोन लिया क्रेडिट लिया तो उसको टाइम पे रीपे किया डिफॉल्ट तो नहीं किया इन सारे बेसिस पे कंसिडर करके फिर हम आपको लोन देंगे फिर अगर हम बात करें कहीं केसेस में ये कह देते हैं कि जो जिस कोर्स के लिए आप लोन चाहते हो ना वो अगर कोई इंसान कहे मुझे MA इंग्लिश करनी है विच इज आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल ओके अगर कोई इंसान कहे MA इंग्लिश मुझे करनी है तो बैंक्स उनको कह देते नहीं MA के टाइप के कोर्सेज के लिए तो हम लोन ही डिस्पर्स नहीं करते आप ये तो छोटा मोटा सा वो है कोर्स आप कर सकते हैं खुद से तो इन बेसिस पे कई लोगों के केसेस में क्या होता है बैंक्स क्या कर रहे हैं कि वो कोलेटरल सिक्योरिटी मांगने लग पड़े हैं कि आप हमें मतलब कोलेटरल रखना पड़ेगा आपको जबकि 7.5 लाख तक का आपको लोन लेना है तो ऐसे कोई कोलेटरल सिक्योरिटी सीख कर ही नहीं सकते बैंक्स लेकिन वो कर रहे हैं सो दीज आर ऑल फ्लिम्जी ग्राउंड्स ऑन विच द पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर एक्चुअली डिनाइंग लोन्स टू द बोरोवर्स ओके अब हम बात करें बैंक्स को और क्या बोला गया है बैंक्स को ये भी बोला गया है गवर्नमेंट द्वारा कि इनफैक्ट आप ये तो करिए ही करिए लोन्स तो दीजिए इनफैक्ट आप जो बोरोवर्स हैं जो एडुकेशन लोन सीकर्स हैं जो आपको लगता है कि जिनको एडुकेशन लोन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है कुछ अच्छे बच्चे जो आगे पढ़ेंगे या जो भी आपके उसमें है तो आप उनको इनफैक्ट अवेयरनेस फैलाइए कि सेंट्रल सेक्टर एक स्कीम है सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम है स्टूडेंट्स के लिए जिनकी एनुअल फैमिली इनकम ₹4.5 लाख तक की है उनके लिए तो इनफैक्ट जो सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी जो इंटरेस्ट रेट है उसको सब्सिडाइज करती है तो आप ये बताइए बल्कि उनको क्योंकि हम तो चाहते हैं कि हायर एजुकेशन और ज़्यादा प्रोलिफरेट करे और यही चीज़ उन्होंने बोली है और अब इसमें बैंक्स क्या कहते हैं देखिए बैंक्स भी तो अपना पॉइंट रखेंगे ना बैंक्स भी कहेंगे कि हम क्यों नहीं लोन देते अपने रीजंस देंगे तो बैंक्स कहते हैं आई एम रियली सॉरी थोड़ी सी नॉइज है यहाँ पे आई एम वेरी वेरी माय स्केड्यूल इज़ वेरी टाइट टुडे इसीलिए आज की जो वीडियो आएगी वो थोड़ी सी जल्दी भी आएगी क्योंकि आई हैव टू रैप इट अप ताकि जो मुझे और आज काम है वो मैं कर सकूँ काफ़ी अर्जेंट काम है आज मुझे सो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट और अगर हम बात करें बैंक्स क्या कहते हैं बैंक्स कहते हैं कि जो
एक ये जो पुश हमें गवर्नमेंट कर रही है वो हम पे काफ़ी प्रेशर डालेगा, हमारी बैलेंस शीट पे काफ़ी प्रेशर डालेगा, क्योंकि जब वो अगर लोन वापस नहीं कर पाएंगे तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इनफैक्ट अभी मैं आपको बताती हूँ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते क्या हैं। तो देखिए मतलब बैंक्स का ये कहना है कि एडुकेशन लोन्स में जो स्मॉलर एडुकेशन लोन्स होते हैं अप टू ₹7.5 लाख तक के, उसमें इनफैक्ट एनपीए कन्वर्जन बड़ा हम आजकल देखने के लिए मिल रहा है, बढ़ रहा है एनपीए लोन का एनपीए में तब्दील होना। तो यही पब्लिक सेक्टर बैंक्स का कहना है। और उन्होंने, अगर मैं प्रिसाइसली बताऊं उनकी क्या स्टेटमेंट्स हैं, डिफॉल्ट्स आर राइजिंग इन दिस स्मॉलर साइज्ड लोन्स सिंस दीज फ्रेशर्स। क्यों, देखिए अब डिफॉल्ट क्यों हो रहे हैं, आप सोचिए क्यों वो लोन नहीं भर पाते बच्चे, क्योंकि उनको जो फ्रेशर्स होते हैं ऑब्वियसली, है ना, फ्रेशर्स होते हैं, अगर वो कोई भी हायर एजुकेशन कर रहे हैं तो जॉब्स इतनी इजीली थोड़ा ना मिल जाती हैं, है ना, जॉब्स कहाँ मिल जाती है इतनी जल्दी। तो फिर इसीलिए बैंक्स कह रहे हैं देखिए हमें तो फिर डर रहेगा ही ना, हमारी बैलेंस शीट एसेट वर्सेस लायबिलिटी जो बैलेंस शीट में हम दिखाते हैं वो बिल्कुल अजीब सी हो जाएगी, इन द सेंस हम पुअर उसमें आ जाएंगे रैंकिंग में। तो इसीलिए हम कोलेटरल मांगते हैं कि अगर हमें तो बिल्कुल शक होता ही है कि ऐसे स्मॉलर लोन्स में डिफॉल्ट होंगे ही, तो इसीलिए हम कोलेटरल मांगते ही हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि डेटा क्या कहता है। डेटा देखिए जो अपडेट किया गया है जून 30 2022 तक का, वो ये कहते हैं कि अबाउट 8% ऑफ एडुकेशन लोन्स डिस्पर्स्ड बाय पीएसबीज हैव टर्न्ड इनटू एनपीएस। सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन रिमेंबर। ओके, अब हम बात करते हैं एनपीए क्या होता है, लेकिन एनपीए को डिस्कस करने से पहले मुझे आपको बताना है एसेट वर्सेस लायबिलिटी क्या होता है बैंकिंग के टर्म्स में। जैसे अभी मैंने बैंक बैलेंस शीट की बात की, तो बैलेंस शीट ऑब्वियसली जब एक कंपनी की भी बैलेंस शीट बनती है तो एसेट्स एक जगह होते हैं कॉलम में, फिर होते हैं लायबिलिटीज लिखी हुई, है ना। अब देखिए एसेट क्या होता है, अगर मैं एक बेसिक लिटरल मीनिंग बताऊं आपका एसेट का आपको, तो एसेट कुछ भी ऐसा होता है जो हमें प्रेजेंट में फ्यूचर में कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स देगा, है ना, कोई बेनिफिट्स देगा, उसे कहते हैं हम एसेट। लेकिन लायबिलिटी क्या होता है, लायबिलिटी होती है सिरदर्दी, जो जब हमारे पास आएगा तो हमें उसे वापस करना है, हमें वी ओ समथिंग टू समबडी, हमने किसी से उधार लिया हुआ, एक सिरदर्दी इज लायबिलिटी। ठीक है, तो अगर हम बैंक्स के केस में बात करें, मैं एक स्टेटमेंट बोल रही हूँ तो आप शायद कंफ्यूज हो सकते हैं उससे, अगर आप बहुत ही बिगिनर स्टेज पे हैं तो आपको लग सकता है ये क्या मतलब, ये तो बिल्कुल ही अजीब बात बोल दी। तो देखिए एसेट, लोन्स होते हैं एसेट और लायबिलिटी होती है डिपॉजिट्स। मतलब बैंक में जो डिपॉजिट्स पड़े हुए हैं वो उनके लिए लायबिलिटी है, लेकिन जो वो लोन्स देते हैं वो उनके लिए एसेट है। लेकिन ये कैसे, लोन तो वो अपने पास से दे रहे हैं ना, अपने पास से पैसा दे रहे हैं, तो फिर वो एसेट कैसे हो सकता है, और डिपॉजिट तो उनके पास कुछ आ रहा है, तो फिर वो लायबिलिटी कैसे हो सकती है। देखिए जब वो लोन डिस्पर्स करते हैं, लोन देते हैं, तो वो एक एसेट क्यों है, क्योंकि वो उनको बेनिफिट्स देगा। कैसे, क्योंकि लोन के ऊपर आएगा टाइम टू टाइम पे इंटरेस्ट पेमेंट, है ना, जो हम बोरो करेंगे उस पर इंटरेस्ट पे करेंगे, टाइमली ईएमआईज भरेंगे, है ना, और साथ में तो मतलब प्रिंसिपल तो वो रिकवर करेंगे ही करेंगे, साथ में बढ़ के प्रिंसिपल आएगा क्योंकि इंटरेस्ट भी पेमेंट होगी उसके साथ। फिर अगर हम लायबिलिटी की बात करें, डिपॉजिट्स कैसे लायबिलिटी है, देखिए जब आप अपना पैसा जमा करवाते हैं अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में, तो आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता है, तो बैंक के पास से कुछ जा रहा है, उसके पास आपका जो डिपॉजिट पड़ा है वो एक सिरदर्दी है, क्योंकि हर महीने उसको उस पर कुछ देना है पैसा, है ना। तो आई होप आपको समझ आ गया। लेकिन अब मैं बात करूं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की, एनपीएस की, इसका क्या मतलब होता है, एक बेसिक आपको बताती हूँ। इफ द इंटरेस्ट रिमेन्स ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 days, इन दैट केस इट द लोन बिकम्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब एसेट बन जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। कैसे, क्योंकि देखिए जब 90 दिन तक आपने इंटरेस्ट ही पे नहीं किया, ईएमआई वगैरह तो अब दूर की बात है, आप इंटरेस्ट ही नहीं पे कर रहे, वैसे मतलब बहुत छूट दी हुई है ना, सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, इंटरेस्ट ही अगर आप पे कर देते ना तब भी आपका जो लोन है वो एनपीए बनने से रुक सकता है, लेकिन जब आप 90 दिन तक इंटरेस्ट ही पेमेंट नहीं करते तो तब एक एसेट बन जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट आर्टिकल। देखिए जो हम नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं, बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। एथिक्स में एक टॉपिक है जिसका नाम होता है अकाउंटेबिलिटी। शायद आप इस आर्टिकल को अगर खुद से पढ़ें तो आपको नहीं समझ आए कि क्या ये कैसे किसी चीज का एग्जाम्पल हो सकता है। सो सिंस यू हैव मी विद यू, टेक इट एडवांटेज। ओके, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि प्रेग्नेंट इंडियन टूरिस्ट डाइज इन पोर्टुगल, हेल्थ मिनिस्टर क्विट्स। देखिए क्या हुआ है, कैसे एक
जब पता है आपको, मैं अकाउंटेबिलिटी का एक और एग्जांपल देती हूँ, वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट एग्जांपल्स है इंडियन सिनेरियो में से अकाउंटेबिलिटी का। देखिए अगर हम पोर्टुगल की बात करें तो क्या हुआ कि पोर्टुगल की जो हेल्थ मिनिस्टर थी मार्टा टेमिडो ने रिजाइन किया है ट्यूसडे को, जब एक 34 ईयर ओल्ड प्रेग्नेंट इंडियन टूरिस्ट की डेथ हो गई, क्योंकि उनको एक कार्डियक अरेस्ट यानी कि एक हार्ट अटैक आया। किस दौरान आया? जब उनको एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, दूसरे हॉस्पिटल से तीसरे हॉस्पिटल में बार बार ट्रांसफर किया जा रहा था। और क्यों उनको इतने धक्के खाने पड़ रहे थे? क्योंकि बेड की अवेलेबिलिटी नहीं थी एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। तो ये हेल्थ मिनिस्टर ने इसकी अकाउंटेबिलिटी दिखाते हुए कि बिल्कुल ये मेरे सिर पे आता है, मतलब ये दोष मेरे सिर पे है, क्योंकि मैं शायद ये, एक तो सबसे पहली बात कि हम वो गेस्ट को नहीं वो कर पाए इतना, और ऊपर से किसी की भी जान जाना इस बुरी हालत में, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट। सो हेंस इट बिकम्स एन एग्जाम्पल ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देने की बात कर रही थी, आपको मुझे नहीं पता ये बात पता है कि नहीं, पर सुरेश प्रभु जी हमारे एक टाइम पे रेलवे मिनिस्टर हुआ करते थे। बहुत ही शायद 2019-2018 की बात है ये। 2018-19 के आसपास बहुत सारे ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए थे, एक के बाद एक, पता नहीं क्या हो रहा था, डीरेलमेंट, ट्रेन की पटरी उतर जाना जिससे ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। ऐसे केसेस एक के बाद एक, हर एक हफ्ते बाद एक केस देखने के लिए मिल जाता था। और ऐसा क्यों हो रहा था उनको खुद नहीं समझ आया। 3-4 ऐसे केस हुए, रेलवे मिनिस्टर ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और अकाउंटेबिलिटी को एड्रेस किया और रिजाइन कर दिया सुरेश प्रभु जी ने। अगर मैं और एग्जाम्पल लूँ अकाउंटेबिलिटी का, क्रिकेट से एग्जाम्पल लूँ, तो सबसे बड़ा क्रिकेट का एग्जाम्पल अकाउंटेबिलिटी का होता है कि आप MS धोनी को देखिए, जब 1-2 मैचेस इंडिया हार गई तो MS धोनी ने रिजाइन किया फ्रॉम कैप्टनशिप। दैट इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। अगर आप कुछ जिम्मा अपने सिर पे लेते हैं, किसी पोजिशन पे आप हैं, उसको उसमें किसी भी तरह से आपकी, देखिए डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कभी भी नहीं होती ऐसे लीडर्स की, लेकिन लीडर को जो उसकी टीम में अगर कुछ भी गलती आई है, परफॉर्म नहीं कर पा रही, उसका सिर पे आता है सब कुछ। एंड इसीलिए अकाउंटेबिलिटी का इशू अराइज होता है। डोमिनोज वर्सेस डोमिनिक, HC इन फेवर ऑफ फॉर्मर। ओके, देखिए क्या हुआ है कि ये भी एक एग्जाम्पल है, ये तो वैसे देखा जाए तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का भी एक एग्जाम्पल बन सकता है, लेकिन ये एक और चीज का एग्जाम्पल बनता है, एथिक्स का एक एग्जाम्पल बनता है, डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का। अब हम देखते हैं कि किस तरह की डिसऑनेस्टी दिखाई है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने। ओके, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंफ्रिंजमेंट और डिसऑनेस्टी के बारे में दोनों का एग्जाम्पल बन सकता है। देखिए दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसेंटली क्या बोला है, उन्होंने रिस्ट्रेन किया एक पिज्जेरिया को, मतलब एक पिज्जा आउटलेट का, उन्होंने जो जिनका नाम है डोमिनिक पिज्जा, जिनके जो आउटलेट्स हैं शायद जलंधर और नोएडा, गाजियाबाद के आसपास हैं, तो इनको उन्होंने अब बिल्कुल मना कर दिया है कि आप अपने प्रोडक्ट्स, अपने पिज्जाज सेल नहीं कर सकते जो ग्लोबल रेस्टोरेंट है जिसका नाम हम डोमिनोज, हम जानते हैं डोमिनोज पिज्ज़ा। तो क्योंकि डोमिनोज पिज्ज़ा ने उन पे केस फाइल किया था कि ये हमारा ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट कर रहे हैं, मतलब ये गाजियाबाद बेस्ड ईटरी जो है वो डिसेप्टिवली हमारा सिमिलर लोगो यूज कर रही है, मार्क यूज कर रही है, हम अपने प्रोडक्ट जैसे हम चीज बर्स्ट बेचते हैं, पिज्ज़ा इटालियानो बेचते हैं, ये भी सेम नाम रख रख के बेच रहे हैं। तो दिस इज समथिंग वी कैन नॉट टॉलरेट, है ना, हमने बड़ी मेहनत की है, इतने सालों में हमारा पिज्जा चेन डेवलप हुई है डोमिनोज की, वी कैन नॉट टेक दिस। तो यही चीज इन्होंने बोली है और दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको रिकॉग्नाइज किया है डोमिनोज के इस बात को। और देखिए क्या हुआ है ना, बेसिकली ये जो डोमिनिक पिज्जा है, पता है क्या है डोमिनिक, जब डोमिनोज ने 1960 में जिसको ओवरटेक किया था, परचेज किया था ना डोमिनोज के फाउंडर ने, उसका नाम पहले डोमिनिक पिज्जा ही था। तो एक्चुअली डोमिनोज की हिस्ट्री का नाम है डोमिनिक पिज्जा, 1960s की बात बता रही हूँ। तो डोमिनिक पिज्जा मतलब डोमिनोज का ये कहना है, ये तो आप हमारा ही नाम यूज कर रहे हो, पहली बात तो नाम ही हमारी हिस्ट्री में जुड़ा हुआ है, तो आप कैसे यूज कर सकते हो, फिर ऊपर से चीज बर्स्ट वगैरह तो हम बेचते हैं, तो आप ये कैसे टैगलाइंस हमारी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो फिर कोर्ट ने कहा है कि ये डिसऑनेस्टी है इन अडॉप्टिंग अ सिमिलर नेम, इन इट इज लाइक फर्दर स्ट्रेंथन्ड बाय द फैक्ट दैट द डिफेंडेंट्स आर कॉपीइंग वेरियस फ्लेवर वेरिएंट्स ऑफ डोमिनोज एज वेल। अब मैं आपको बताना चाहूंगी ट्रेडमार्क क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ट्रेडमार्क इंफ्रिंजमेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंफ्रिंजमेंट होता है।
इस केस में हो रहा है। तो देखिए, ट्रेडमार्क इज अ टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विच कंसिस्ट perhaps of a recognizable sign, design, or expression, as in this case, that identifies products or services from a particular source or a particular company or a particular industry and distinguishes those products or services from that of the others, from some other industry। ठीक है, मतलब कोई एक कंपनी है, उसके कुछ तरह के प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, टैगलाइन है, लोगो है, चीज बस जैसे उनका उनका तरीका है बेचने का, टैंगो ये वो जो भी वो बेचते हैं। ठीक है, तो ये आप नहीं चोरी कर सकते, क्योंकि ये ऐसे तरह के नाम है, ऐसे तरह के सिंबल हैं, ऐसी तरह के लोगो हैं जो इंसान जब पढ़ता ही है उसके दिमाग में डोमिनोज आ जाता है। तो वो डोमिनोज को डिफ्रेंशिएट करते हैं बाकी पिज्जा सेलिंग आउटलेट्स से। तो इस जगह उसकी इंफ्रिंजमेंट हुई है। ओके, देखिए अब मुझे आपके साथ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है। आप कहेंगे ये क्या, आप क्या समझा रहे हो, ये भांग धतूरा, वाई दिस एंड वाई दैट, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई विल टेल यू हाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपको बहुत ही लूसिड वे में समझाऊंगी ताकि आपको मतलब विद पिक्टोग्राफिक्स, ताकि आपको कभी ऐसे दिक्कत ना हो, आपको समझ नहीं आए लीव्स क्या होती हैं, सीड्स क्या होती हैं, आप इसी में कंफ्यूज ना हो जाएं, इसीलिए। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, मैं विद फैक्ट्स आपको बताऊंगी कैसे इंपॉर्टेंट है। अभी शायद आपको ना लगे, शायद मेरी बोली वो बातें आपको नॉन कन्वेंशनल लगती हो, पर I can bet they are very important, very very important. Please do not fall into the trap of others। या मैं किसी को डिफेम नहीं कर रही, मैं बस आपको बता रही हूँ। आपको अगर आज भी ये लगता है कि चीज़ें इतनी आसान रह गई हैं कि दो चार फैक्ट्स बोले उसमें कोई कंसेप्चुअल बात हो ही नहीं रही, किसी ने बस ये बोल दिए कि इसके मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव, बस खत्म हो गया एक टॉपिक, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और ऐसा होता होगा पता नहीं कितने सालों पहले होता होगा। Things have not remained that simple now. My friends, please do not fall into that trap. Do not waste your years. Do not avoid the kind of situation where you are in pain. Do not let that happen to you. When you have someone like me, I'm not saying just me, there might be other people who are actually working very nice, or actually who understand things। okay, तो please आप help लीजिए, आप समझने की कोशिश करिए, प्लीज बुद्धू मत बनिए। ओके, आई एम सॉरी टू टॉक अबाउट दिस। ओके, भांग, गांजा एंड क्रिमिनलिटी इन दी एनडीपीएस एक्ट। आपको एनडीपीएस एक्ट के बारे में तो पता ही होगा, तो पहले मैं बता देती हूँ किस केस के कॉन्टेक्स्ट में मैं इस चीज़ की बात करने वाली हूँ। देखिए क्या है कि एक बेल मिली है कर्नाटका हाई कोर्ट द्वारा एक इंसान को जो अरेस्ट हुआ था जून 1 को, क्योंकि वो पोजेस करता था 29 केजी ऑफ भांग और 400 ग्राम ऑफ गांजा। ठीक है, तो फिर कर्नाटका हाई कोर्ट का ये कहना है, देखिए नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट में भांग तो कहीं लिखी ही नहीं है कि ये प्रोहिबिटेड ड्रिंक है या प्रोहिबिटेड ड्रग है। तो भांग इनके पास 29 केजी है, तो पहली बात तो ये एलिमिनेट हो गया, इनको हम नहीं कॉन्विक्ट कर सकते। दूसरी बात, इनके पास जो गांजा है, गांजा कितने ग्राम है, 400 ग्राम है ना। आप बिल्कुल क्वांटिटी समझिए, क्या कमर्शियल क्वांटिटी होती है, किस बेसिस पे एनडीपीएस में जेल होगी, किस में नहीं होगी, आप समझने की कोशिश करिए और सच में याद रखिए इस चीज को, तो मैं आगे बताऊंगी। ठीक है, तो इन्होंने बोला देखिए 400 ग्राम इज वे बिलो कमर्शियल क्वांटिटी। कमर्शियल क्वांटिटी जो आप दूसरों को सेल कर सको, ट्रैफिकिंग कर सको या स्मगल कर सको, 400 ग्राम स्मगल करके उसको क्या मिल जाएगा बंदे को। तो इसीलिए आपको हम बेल देते हैं, लेकिन ऑब्वियसली पर्सनल बॉन्ड सबमिट किया जाता है। इस तरह की बेल आपको चाहिए, ₹2 लाख का पर्सनल बॉन्ड सबमिट किया गया है। जो भी मतलब जिम्मेवारी लेता है बेल देते हुए ना, कोई दूसरा पर्सन, उसको एक बॉन्ड सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, मतलब इस बेसिस पे हम इसको बेल दिलवा रहे हैं अपने जानने माने इंसान को। तो फिर उन्होंने 2 लाख का बेल बॉन्ड पे इनको रिहा करवा लिया। तो देखिए जब ये सिंगल जज बेंच था जो कर्नाटका हाई कोर्ट का, इन्होंने अपनी स्टेटमेंट देते हुए, अपनी वर्डिक्ट देते हुए रिलाई किया कुछ पहली जजमेंट्स पे जो दी गई थी इससे रिलेटेड, भांग से रिलेटेड, जिसका नाम है मधुकर वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2002 एंड अर्जुन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2004, जहां पे कोर्ट्स ने रूल किया था कि भांग इज नॉट गांजा। ठीक है, तो इसीलिए इट इज नॉट कवर्ड अंडर द एनडीपीएस एक्ट। नाउ व्हाट इज भांग, सिंस वी टॉक अबाउट भांग, व्हाट एग्जैक्टली इज भांग। अभी मैं आपको सब बताऊंगी क्या भांग है, क्या चरस है, कौन कौन से। देखिए आप इसको प्लीज ऐसे बिल्कुल कॉन्वेंशनल लैंग्वेज में मत समझिएगा, मैं आपको प्लांट के पार्ट्स बताऊंगी
और कौन कौन से प्रोहिबिटेड है प्लांट के पार्ट्स और कौन कौन से नहीं प्रोहिबिटेड, जिससे एक्चुअल में क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस है। ठीक है, तो भांग क्या है? भांग एक एडिबल प्रेपरेशन है जो कैनबिस प्लांट की लीव्स से बनती है। ठीक है, कैनबिस प्लांट आप अपने दिमाग में रखिए क्योंकि मुझे आपको अभी समझाना है। कैनबिस प्लांट है एक प्लांट की जो लीव्स हैं उससे बनती है भांग, है ना, भांग के पत्ते आपको पता है। तो वही जो होती है, ठंडाई होती है, लस्सी होती है, बहुत सारे फ्लेवर्स की उसमें भांग डलती है। स्पेशली हम होली के टाइम पे, महाशिवरात्रि के टाइम पे इट इज सच अ वाइड स्प्रेड ड्रिंक, राइट, है ना। तो काफी कॉमनली यूज किया जाता है भांग को, तो इनफैक्ट मंदिरों के बाहर भी पिलाई जाती है बहुत सारे भक्तों को। तो भांग और लॉ, ये एनडीपीएस एक्ट का क्या ताल्लुक है, अब हम देखते हैं। एनडीपीएस एक्ट को एनेक्ट किया गया था 1985 में। ओके, और ये एक मेन लेजिस्लेशन है जो डील करती है ड्रग्स से और उनकी ट्रैफिकिंग से। और ये कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं इस एक्ट के जो पनिश करते हैं प्रोडक्शन को, मैन्युफैक्चर को, सेल को, पोजेशन को, कंजम्पशन, परचेज, ट्रांसपोर्ट और यूज ऑफ बैंड ड्रग्स को। लेकिन ये कुछ ऑब्वियसली इसमें एक्सेप्शंस हैं, कोई भी एक एक्सट्रीम एक्ट नहीं होता, उसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे मेडिकल और साइंटिफिक पर्पसेस के लिए कहीं ड्रग्स का यूजेज अलाउ किया हुआ है, कई तरह के कैंसर ट्रीटमेंट्स वगैरह के लिए। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट क्योंकि हमें आज कुछ और समझना है। तो एनडीपीएस एक्ट है वो डिफाइन करता है कैनबिस को, कैनबिस यानी कि हेम्प को वो डिफाइन करता है एक ऐसा नार्कोटिक ड्रग based on the parts of the plant that come under its purview। अब देखते हैं कौन कौन से इस प्लांट के पार्ट्स हैं। अभी मैं इसकी कर्सरी रीडिंग दे देती हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगी विद डायग्राम्स। ठीक है, तो इन्होंने कुछ देखिए एक्ट कैनबिस प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स को लिस्ट करता है। ओके, हमें सबसे पहले तो ये देखना है। देखिए सबसे पहले होता है चरस। ठीक है, चरस क्या है? एक सेपरेटेड रेजिन है, मैं आपको भी पिक्चर दिखाऊंगी समझ आ जाएगा, पर अभी आप बस सुन लीजिए। जो चरस है वो एक सेपरेटेड रेजिन है। रेजिन जैसे आप किशमिश खाते हैं, है ना, तो वैसे ही जो किशमिश तरह का जो एक फ्रूट होता है, ऊपर टॉपिंग होती है, उसे रेजिन कहते हैं। ठीक है, एक रेजिन है चरस in whatever form, whether crude or purified, obtained from the cannabis plant, and also includes concentrated preparation and resin known as hashish oil or liquid hashish। तो चरस gets included, मतलब आप समझ रहे हैं कि रेजिन जो है प्लांट का पार्ट, जो रेजिन gets included। मैं आपको अगर ऑप्शंस दूं कि कौन कौन से एनडीपीएस एक्ट कौन कौन सी उन चीजों को प्रोहिबिट करता है और पनिश करता है, मैं एक में लिख दूं रेजिन, है ना, फिर मैं दूसरे में लिख दूं फ्लावर, है ना, तो आप समझने की कोशिश करिए। फिर हम आते हैं गांजा। गांजा क्या होता है? फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप्स होते हैं कैनबिस प्लांट के। ठीक है, लेकिन ये एक्सक्लूड करता है, अब आप ये पॉइंट याद रखिएगा, ये एक्सक्लूड करता है सीड्स एंड लीव्स व्हेन नॉट अकम्पनीड बाय द टॉप्स। ओके, मैं आपको बताती हूँ बाय वट एवर नेम दे बी। ओके, एनी मिक्सचर, अब देखिए चरस और गांजा को कोई भी मिक्सचर, कोई ड्रिंक वगैरह भी प्रोहिबिटेड होती है। ठीक है, अब इससे ये पता चलता है। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ क्या है ये। ओके, लेट्स लुक एट देम। देखिए सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि चरस क्या होता है। ठीक है, ये चरस है, मैंने जैसे रेजन बताया था आपको प्लांट का पार्ट, आप पहले तो प्लांट देख लीजिए, ये प्लांट है। ठीक है, दिस इज द एनाटॉमी ऑफ द कैनबिस प्लांट। ये कैनबिस प्लांट है, कैनबिस प्लांट का आप सब कुछ देख सकते हैं, ये स्टेम है, ये कोला है, ये ब्रैक्ट एंड कैलिक्स है। ठीक है, ये स्टिग्मास हैं इनके। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ एक चीज, ये कैनबिस प्लांट देख लिया आपने। ठीक है, अब कैनबिस प्लांट की ये लीव्स देख लिया आपने, इन लीव्स से बेसिकली वो बनता है, भांग बनती है। ठीक है, ये लीव्स देख लिया आपने। अब आप ये देख लीजिएगा, ये होते हैं ट्राइकोम्स, याद रखिएगा इसको। ट्राइकोम्स क्या होते हैं? पूरी लीफ का जो सरफेस है ना, उस पे ऐसे छोटे छोटे से स्टॉक्स होते हैं, और स्टॉक के होते हैं टॉप, ग्रैन्युलर हेड होता है, ऐसा टॉप दिख रहा है आपको। ठीक है, अब ये बात आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि अब मैं बताती हूँ क्या प्रोहिबिटेड है क्या नहीं प्रोहिबिटेड। अब देखिए सबसे पहले तो आप ये देख रहे हैं रेजन, ये प्रोहिबिटेड है क्योंकि रेजन से क्या बना था? चरस। ये कैसे बनता है? बेसिकली जो टॉप्स होती हैं, जो मैंने अभी टॉप्स दिखाई आपको, है ना, उस टॉप को, जो ट्राइकोम्स मैंने दिखाए, ट्राइकोम्स में स्टॉक के ऊपर हेड लगा हुआ था, उसके हेड को रब करते हैं। ठीक है, लाइव प्लांट्स के हैंड्स में रब करते हैं, और फिर उसे स्क्रैप करके जो निकलता है वो बेसिकली होता है ये चरस। ठीक है, फिर गांजा क्या होता है? गांजा इज बेसिकली द फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप्स। ठीक है, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप्स होते हैं, ये आप देख सकते हैं, लेकिन ये एक्सक्लूड करता है सीड्स
and leaves को when not accompanied by the tops. देखिए मैं आपको अब बताती हूँ ये important क्यों है आपके लिए समझना। देखिए भांग जो है, भांग लीव्स से बनती है, उन लीव्स से जिसपे कोई टॉप नहीं है, इसीलिए वो एनडीपीएस एक्ट के अंदर नहीं आता। लेकिन अगर पूरी की पूरी लीव जिसमें सारे ट्राइकोम्स लगे हुए हैं, टॉप लगे हुए हैं, फ्रूटिंग टॉप्स लगे हुए हैं या कुछ भी, वो इंक्लूड होता है। तो मतलब कोई भी सीड्स या लीव्स जिनके ऊपर टॉप नहीं लगे हुए वो एनडीपीएस एक्ट में इंक्लूड नहीं होता, एंड भांग बिकम्स एन एग्जाम्पल ऑफ दैट, क्योंकि भांग जो है सीड्स और लीव्स से ही बनती है जो अकम्पनी नहीं होते टॉप से, ठीक है। लेकिन जो गांजा है, गांजा इज बेसिकली द फ्लावर और फ्रूट ऑफ द कैनबिस प्लांट, जिसमें जो फ्रूटिंग टॉप्स होते हैं, ठीक है। अब ना भांग ऐसा ऐसे ये प्रिपेयर की जाती है सीड्स और लीव से। आप देखते हैं भांग धतूरा में सीड होता है और लीव लगी होती है उसके ऊपर, एग्जैक्टली वही है, ठीक है। तो इसीलिए एनडीपीएस एक्ट में नहीं। अब हशीश जैसे मैंने आपको बताया था, हशीश उसकी फर्दर जो ट्राइकॉम्स मैंने दिखाए थे उसको सेपरेट करके कल्टीवेट करके ये सब वगैरह हशीश होता है, ठीक है। आई थिंक मैंने आपको इसमें से सब कुछ बता दिया। तो आपको जो पॉइंट याद रखना है वो ये है कि एनडीपीएस एक्ट में जब लीव्स और सीड्स व्हेन दे आर नॉट अकम्पनीड बाय द टॉप्स, वो इंक्लूड नहीं होते। अगर ये स्टेटमेंट ऐसी लिखी हो आपको समझ आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। ये 3 स्टेटमेंट दिए हैं, चौथी स्टेटमेंट ये दी हुई है कि ये अकम्पनी नहीं है उससे, ओके। तो अब हम बात करते हैं एक स्पेशल प्रोविजन की जो एक्ट में है। वो ये स्टेट करता है गवर्नमेंट में अलाउ द कल्टीवेशन ऑफ एनी कैनबिस प्लांट फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस। तो ये चीज भी आपको एक्ट के बारे में पता होनी चाहिए कि गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास ऐसे राइट्स हैं कि वो इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए, सिर्फ एक्सक्लूसिवली इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए कैनबिस प्लांट का कल्टीवेशन अलाउ कर सकता है। आप डोमेस्टिकली नहीं, कहीं आप अपने घर के बाहर पौधों में ये लगा लें कैनबिस प्लांट, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ इंडस्ट्रियल कल्टीवेशन के लिए यूज होता है, इंडस्ट्रियल प्लांटेशन के लिए, ठीक है। और वो भी ये नहीं कि आप उसे खाने पीने के लिए बेच रहे हो, नहीं, वो इंडस्ट्री भी सिर्फ उसमें से फाइबर बनाने के लिए या सीड्स या हॉर्टिकल्चरल पर्पसेस के लिए, सिर्फ इन्हीं 3 पर्पसेस के लिए इंडस्ट्रियल यूज भी अलाउड है। अब हम देखते हैं कैनबिस एंड क्रिमिनल लायबिलिटी। अगर हम सेक्शन 20 की बात करें एनडीपीएस एक्ट की, तो वो ले आउट करता है पनिशमेंट फॉर द प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, सेल, परचेज, इंपोर्ट एंड इंटरस्टेट एक्सपोर्ट ऑफ कैनबिस। अब देखिए आप इस चीज में ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बाहर इंटरनेशनली ही इसमें प्रोहिबिटेड नहीं है, बल्कि इंटरस्टेट भी, ठीक है। तो अगर जो प्रिस्क्राइब पनिशमेंट, अब आप कहेंगे प्रिस्क्राइब पनिशमेंट क्या है अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं ड्रग्स की, तो वो डिपेंड करता है कितना अमाउंट ऑफ ड्रग्स सीज किया गया है। अगर कॉन्ट्रावेंशन इस तरह की है जिसमें स्मॉल क्वांटिटी जैसे 100 ग्राम ऑफ चरस या हशीश और 1 kg ऑफ गांजा ऐसा पाया गया है, तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिलेगी फॉर अ टर्म दैट में एक्सटेंड अप टू 1 year एंड और अ फाइन विच में एक्सटेंड टू ₹10,000। देखिए लेकिन अभी हमने जो केस डिस्कस किया था उसमें 400 ग्राम ही सिर्फ गांजा था, है ना। इसमें 1 kg है एटलीस्ट, है ना। स्मॉल क्वांटिटी में भी 1 kg आता है मिनिमम, तो उसमें तो 400 ही ग्राम था, ओके। तो और भांग तो इंक्लूडेड थी ही नहीं। फिर अगर हम बात करें कमर्शियल क्वांटिटी की, कमर्शियल क्वांटिटी क्या होता है, आप ये आपको दिस इज समथिंग जो आपको सच में रटना पड़ेगा कि क्या क्वांटिटी है। 1 kg ऑफ चरस और हशीश और 20 kg ऑफ गांजा इज कमर्शियल क्वांटिटी। जब उन्होंने कहा कि कमर्शियल क्वांटिटी से तो कुछ भी नहीं है 400 ग्राम, तो आप देख सकते हैं 20 किलो कम से कम गांजा होता तो वो कमर्शियल क्वांटिटी होता है। तो उस केस में रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिलती है ऑफ नॉट लेस देन 10 साल, ठीक है। और जिसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है 20 साल के लिए, क्या पता और भी केस खुलता रहे आपका और बहुत ही आप रैकेट चला रहे हैं पता नहीं क्या। तो फिर यही इन्होंने बोला फाइन भी मिले इसके साथ, वो है मैंडेटरी है, फाइन भी होगा, इंक्लूडेड है फाइन दैट इज नॉट लेस देन ₹1 लाख बट मे एक्सटेंड टू ₹2 लाख एज वेल। ऊपर वाले केस में एंड और था लेकिन यहाँ पे इंक्लूडिंग अ फाइन, ठीक है। और अब कॉन्ट्रावेंशन किसी ऐसी क्वांटिटी विच इज लेस देन कमर्शियल बट ग्रेटर देन द स्मॉल क्वांटिटी। स्मॉल क्वांटिटी क्या थी 1 किलो, कमर्शियल क्वांटिटी क्या थी 20 किलो ऑफ गांजा, मतलब इसके बीच में अगर कोई रेंज लाई करती है तो उसके लिए रिगरस इम्प्रिजनमेंट है 10 साल तक की, ठीक है। और फाइन है अलॉन्ग विद अ फाइन, यहाँ पे भी मतलब और वाला सीन नहीं है, मैंडेटरी है फाइन विच में एक्सटेंड अप टू ₹1 लाख। अब हमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है कि पहले तो हम वहाँ चले जाते हैं जहाँ पे हम इससे पहले डिस्कस कर रहे थे चीज़ों को, लेकिन उससे पहले मुझे अब डिस्कस करना है आपके साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बायोफ्यूल्स का।
और एथेनॉल ब्लेंडिंग का। ओके, अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स रहे हैं या साइंस के स्टूडेंट्स रहे हैं, वैसे भी तो 10th की साइंस में आ जाता है, 10th तो सब पढ़ते हैं साइंस, है ना, तो आपको पता है कि ये क्या है, ये एथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला है, राइट। तो अगर हम उससे पहले बात करते हैं कि अभी रिसेंटली मैं डिस्कस क्यों कर रही हूँ, क्या हुआ था मई 2022 में यूनियन कैबिनेट ने एडवांस कर दिया था अपने टारगेट को 5 साल से, ठीक है, कि वो अचीव करेंगे 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल में बाय 2025-26, जो पहले कब तक उन्होंने करनी थी, 2030 तक करनी थी अचीव, ठीक है। तो अगर हम देखें कि एथेनॉल के बारे में, एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात हो रही है, तो एथेनॉल का फॉर्मूला आपको पता है CH3CH2OH, राइट, जिसे हम C2H5OH भी कह देते हैं। इसे हम इथेनॉल कहते हैं या इथाइल अल्कोहल कहते हैं, जो एक क्लियर कलरलेस लिक्विड है, वाइन लाइक ओडर है, इसका पंजेंट टेस्ट है। और अगर 2-3 बातें मैं इसके बारे में आपको और बताऊं, तो ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेमेबल है, मतलब बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, एक वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। देखिए, सबसे पहले आपको पता है, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, उनको यही नहीं पता कि ऑर्गेनिक का मतलब क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब एक ऐसी क्लास ऑफ केमिकल कंपाउंड्स जिसमें एक या एक से ज़्यादा एटम्स है कार्बन के, जिस भी चीज़ में कार्बन का इन्वॉल्वमेंट, आप भी ऑर्गेनिक वो है एक, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ही आप एक्चुअल में, क्योंकि आपके अंदर भी बड़ा सारा कार्बन है ना। तो अगर कोई भी एक ऐसा कंपाउंड जिसमें एक कार्बन के एटम एक या एक से ज़्यादा, और वो कोवलेंटली लिंक्ड है बाकी एटम से, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इन तरह के अगर एलिमेंट से कार्बन मिलके जो भी बनाता है, उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन तो है ही, है ना, कार्बन तो है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कोवलेंटली बॉन्ड भी है, बॉन्ड भी बन रहा है, तो इसीलिए ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। लेकिन ये एक वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बहुत जल्दी आग वगैरह पड़ता है और काफ़ी रिएक्टिव है काफ़ी, ठीक है। तो अगर हम बात करें, यूजुअली आपको पता है जिस तरह से अल्कोहल बनता है, आपको पता है फर्मेंटेशन की जाती है शुगर्स में, शुगर्स की फर्मेंटेशन, है ना, और वीट, मेज़, ये सब आपको पता है। कई लोग बहुत इजीली खुद को वो कहते थे, हम शराब थोड़ा ना पीते हैं, हम तो बस गेहूं का वो पीते हैं, बस फर्मेंट हुई हुई चीज। तो इट इज लाइक ग्रेप्स एंड गेहूं ओनली, शराब को आप इतना गलत मत कीजिए, है ना। तो ये दिस इज समथिंग हम पता नहीं कितने सालों से बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो एक्चुअल में ये फर्मेंटेशन या फिर पेट्रोकेमिकल प्रोसेसेस से ही बनता है, फर्मेंटेशन यीस्ट के द्वारा जैसे करवाई जाती है। लेकिन फर्मेंटेशन भी आप किसी चीज की नहीं करवा दोगे, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, एक कॉर्न है, मेज है ना, इसकी फर्मेंटेशन से हम पेट्रोल निकलता हुआ दिखा रहे हैं। तो देखिए क्या है बेसिकली, कि फर्मेंटेशन भी आप किसी चीज़ की थोड़े ना, कि आपने क्या किया, आपने च्युइंगम ली, उसका फर्मेंट करके, वैसे च्युइंगम से भी कुछ बन सकता है, लेकिन स्पेसिफिकली उन चीज़ों से, फूड प्रोडक्ट से या उनसे बनता है जिसमें स्टार्च का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। स्टार्च समझ रहे हैं ना, तो स्टार्च जिसमें ज़्यादा होगा, जैसे मेज, वीट, इन तरह के जो है, उससे बनता है एथेनॉल, ठीक है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि इसको रिन्यूएबल एनर्जी अचानक से हम क्यों बोलने लग पड़े हैं एथेनॉल को, कैसे, ये रिन्यूएबल कैसे है, ये तो एक केमिकल कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, रिन्यूएबल कहाँ से हो गया। तो देखिए, जो एथेनॉल है, इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्लांट्स, है ना, प्लांट से, फूड क्रॉप से, इनसे हम प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं, वो हार्नेस करते हैं सन की पावर को, है ना। तो सन की पावर को जिसने हार्नेस कर लिया, फिर आपने उसको कन्वर्ट कर दिया एक फ्यूल में, एथेनॉल में, इसलिए ये एक रिन्यूएबल फ्यूल बन गया। ओके, आई होप यू गॉट माय पॉइंट। अगर हम बात करें, आपको इसकी सारी एप्लीकेशंस पता है, ये इंडस्ट्रियल केमिकल है, बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है, अपने अंदर किसी भी चीज़ को घोल लेता है, मिक्स हो जाता है ना, पेंट्स में और क्लेंजिंग प्रोडक्ट्स में, बहुत सारी कॉस्मेटिक्स में, हर चीज़ में ये यूज़ होता है, बहुत बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में पर होता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री क्या है एथेनॉल ब्लेंडिंग की इंडिया में, तो देखिए, ऐसा नहीं है कि अचानक से हमें जागरूकता जागी है कि हम एथेनॉल ब्लेंडिंग शुरू करें। ये 20 साल पुरानी बात है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग का सिलसिला चालू हुआ, ठीक है। तब से लेके अभी तक हम धीरे धीरे we are moving towards putting into place an ecosystem to have more ethanol blended into petrol for use vehicles, particularly 2 and 4 vehicles, 4 wheelers basically, ठीक है। अब देखिए, अगर हम गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के हिसाब से बात करें, तो
मैं एक ये एडिशनल फैक्ट बता देती हूँ, इसका पता नहीं यहाँ पे यूज है भी कि नहीं। तो ये कहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा कि हमारे यहाँ पे 220 मिलियन व्हीकल्स हैं, जिसमें से 75% टू व्हीलर्स हैं और 12% फोर व्हीलर्स हैं। आप देखें ना टू व्हीलर्स कितनी ज़्यादा भारी मात्रा में है यहाँ पे, ठीक है। तो एथेनॉल ब्लेंडिंग का अगर सही से मैं सिलसिला बताऊं 2001 से स्टार्ट होता है। 2001 में इंडिया ने टेस्ट किया फीजिबिलिटी ऑफ एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, ठीक है, जहां पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने 5% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल बनाया। 5% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल मतलब 95% पेट्रोल होगा, 5% उसमें एथेनॉल होगा, जो उन्होंने रिटेल आउटलेट्स को थोड़ा सा सप्लाई किया पायलट बेसिस पे, ठीक है। फिर आपको एक प्रोग्राम जो बिल्कुल याद होना चाहिए जिसका नाम है एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम, जो हुआ था शुरुआत जिसकी 2002 में, इसी ने भी यही किया था। इसने अब ये जो पायलट बेसिस पे ऊपर जो मैंने बताया आपको कि क्या हुआ था कि 5% उन्होंने कुछ रिटेल आउटलेट्स को दिए, लेकिन अब ये जो 5% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है ये 9 स्टेट्स को और 4 यूनियन टेरिटरीज में दिया गया, जो एक्सटेंड होते होते और एक्सपैंड होता गया, ये सब कुछ हुआ। लेकिन इतना आप कहें अगर एक एवरेज परसेंटेज अगर पूरी कंट्री की बात करें 2013-14 तक भी इसकी एथेनॉल ब्लेंडिंग की जो परसेंटेज थी, इट नेवर क्रॉस्ड 1.5%, विच इज नथिंग। 5% तो आप तब कह रहे थे लेकिन आप अचीव भी नहीं कर पाए तब तक, ठीक है। तो फिर 2015 में क्या हुआ, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, उन्होंने नोटिफाई किया ये E5 यानी कि ब्लेंडेड 5% एथेनॉल विद 95% गैसोलीन को, कि अब हम इसे कंपैटिबल बनाएंगे, मतलब कि जितना भी रबर और प्लास्टिक कंपोनेंट्स हैं जो व्हीकल्स में होते हैं वो लेने लायक सक्षम बन जाए। व्हीकल्स को भी तो ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा कि वो बायोफ्यूल्स यूज कर सकें, ठीक है। तो फिर ऐसे व्हीकल्स भी और बनने शुरू हुए, ये सब कुछ हुआ। फिर हमने काफ़ी कुछ ऐसा इंटरनेशनल स्तर पे भी दिखाना शुरू कर दिया। जैसे मैं आपको ये जो आप देख रहे हैं ना, आप समझ रहे हो कि इथेनॉल ब्लेंडिंग करते करते एरोप्लेन कहाँ से आई बीच में, तो मैं आपको बताती हूँ 2019 में पहली बार ऐसा हुआ था रिपब्लिक डे परेड के दौरान। ये जो आप देख रहे हैं एयरक्राफ्ट, इंडियन एयरफोर्स ने क्या किया था, उसने एयरक्राफ्ट को फ्लो ऐसे उड़वाया था एक वीआईसी फॉर्मेशन में, जो तीन या तीन से ज्यादा के एयरप्लेन्स एक फॉर्मेशन बनाते हैं, राइट, जो वर्ल्ड वॉर के टाइम से बात चल रही है, ये आप देख रहे हैं ना, तब से फॉर्मेशंस बनती हैं ऐसे कलाबाजियां वगैरह। तो उसमें हमने ऐसा दिखाया, जो हमने प्लेन था उसमें एक मिक्स था ट्रेडिशनल फ्यूल और बायोफ्यूल का, ठीक है, जिसे हम बायोजेट फ्यूल कहते हैं। तो जिससे गवर्नमेंट ने पूरे संसार में ये सिंबलाइज कर दिया कि हम डिटरमाइंड है टू सीक अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फ्यूल। ये काफी बड़ी बात थी सच में उस टाइम पे। तो ये सब कुछ आपको पता है। लेकिन अगर हम 2020 की बात करें, तब से इंडिया क्या अनाउंस कर रही है कि हमारा इंटेंशन है कि हम 10% ब्लेंडिंग अचीव कर लें बाय द एंड ऑफ 2022, ठीक है, 10% बाय 2022 के एंड तक और 20% ब्लेंडिंग बाय 2030। लेकिन अभी हमने क्या किया है, उसको 2025-26 कर दिया। ये चीज़ आपको याद करनी है। लेकिन एक और चीज़ है पता है, बायोफ्यूल में साथ साथ सिर्फ बायो पेट्रोल की बात नहीं हो रही, एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की बात नहीं हो रही, बायोडीजल का भी सेंटर ने टारगेट रखा हुआ है कि हम 5% ब्लेंडिंग करेंगे बायोडीजल विद डीजल, बायोडीजल प्लस डीजल, ठीक है, कब तक, 2030 तक, ठीक है। ये मतलब 2020 में जो उन्होंने इंटेंशन शेयर किया था, मैं आपको वो बता रही हूँ। अब हम देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसकी इमेज मैंने आपको दिखाई हुई है, ठीक है। अब आते हैं बायोफ्यूल पॉलिसी पे। सबसे पहले तो बायोफ्यूल क्या होता है, देखिए बायोफ्यूल्स कोई भी इन तरह के हाइड्रोकार्बन फ्यूल होते हैं जिन्हें प्रोड्यूस किया जाता है ऑर्गेनिक मैटर से, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, ठीक है, या फिर वो पहले नॉन लिविंग, अभी नॉन लिविंग है, एक टाइम पे वो लिविंग रह चुके थे, चाहे प्लांट्स है, डेड एनिमल्स भी बन सकते हैं वैसे तो, पर हम यहाँ नहीं बनाते। तो ये जो फ्यूल होता है वो बायोफ्यूल होता है, ठीक है। अब बायोफ्यूल का एक पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, आपको बड़ी जल्दी कंफ्यूज किया जा सकता है। आपको बायोफ्यूल से हमेशा हमेशा दिमाग में आता है पेट्रोल, है ना, जो हम आजकल सुन रहे हैं। हो सकता है किसी के साथ भी हो सकता है, जो चीज़ हम बहुत ही आम तौर पे सुनते हैं जिसको इतना साइंटिफिक वो नहीं है, वो ऑब्वियसली बहुत आसानी से सिर्फ इतना ही लिमिटेड अपनी सोच का वो हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ हो सकता है। लेकिन जो बायोफ्यूल्स हैं दे कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस इन नेचर, ओके। कैसे सॉलिड की बात करें, अगर हम सॉलिड बायोफ्यूल्स कैसे हो सकते हैं, वुड,
वुड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आपको पता है ना। तो सॉलिड क्या होता है, ड्राइड प्लांट मटेरियल। या सबसे बेसिक एग्जांपल, सबसे क्लासिक एग्जांपल अगर सॉलिड बायोफ्यूल का आपको जानना है, मेन्योर। मेन्योर, आप गोबर के उपले जो होते हैं वो जलाइए, दैट इज अ बायोफ्यूल। वो अलग बात है कि मतलब उसमें सूट फॉर्मेशन वगैरह होती है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, यू नो, दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। मेरी बात सिर्फ इतनी है कि बायोफ्यूल सॉलिड लिक्विड गैस दोनों, तीनों होते हैं। लिक्विड तो हम देख ही रहे हैं, बायोएथेनॉल, बायोडीजल, है ना। गैशियस, बायोगैस, जिसके बारे में हम आगे आज बात करेंगे, बायोगैस। सो इन ऑल थ्री स्टेट्स हम देख सकते हैं बायोफ्यूल्स को। ओके लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट जिसकी इमेज आपको दिख रही है, हमें वो डिस्कस करना है कि कौन सी चार कैटेगरीज हैं, कौन सी चार कैटेगरीज हैं जो हम मतलब बायोफ्यूल्स में अभी तक देखते हैं। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स क्या होते हैं, बहुत ऑफन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन बहुत सिंपल सा तरीका है। देखिए, अगर आपको याद ही करना है, इस चीज़ को याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, जब हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं ना, हमेशा सिंपल से शुरू करते हैं, तब हमें ना इतनी अक्ल होती है, ना हमें इतनी नॉलेज होती है, हमें बस सामने जो पड़ी हुई चीज़ दिख रही होती है, ना इतनी साइंटिफिक एक्यूमेन होता है हमारे पास। तो हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन बेसिक ही होगी, बायोलॉजिक, राइट। तो बेसिकली अब आपके पास, आपको पता है, फूड ग्रेन्स हैं, जैसे शुगर, स्टार्च, वेजिटेबल ऑयल, एनिमल फैट्स, है ना। और आपके पास एक कॉन्वेंशनल टेक्नोलॉजी है, सिंपल सी टेक्नोलॉजी है, जो जितना आप साइंटिफिक अपनी डेवलपमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो आपने खाना उठाया, खाने वाली सारे प्रोडक्ट्स उठाए, और आपने क्या किया, उसको अपनी टेक्नोलॉजी से फर्मेंटेशन वगैरह जैसे भी आपने करवाई, या फिर जैसे भी आपने कॉन्वेंशनल डिसिलेशन करवाई, और उसको बना दिया आपने बायोफ्यूल, जिससे बायो एल्कहल्स, बायोडीजल, ये सब कुछ बनते हैं। लेकिन फर्स्ट जनरेशन में हमें इतना समझ नहीं होता, जरूरी नहीं है हमारा इंटेंशन बुरा हो, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज अच्छे हैं, बुरे हैं, कोई डिबेट भी उठ सकती है, कोई कंट्रोवर्सी हो सकती है। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल से कंट्रोवर्सी आती है फूड वर्सेस फ्यूल की। मतलब आप खाने की चीजें फ्यूल बनाने में यूज करोगे, आप जिसको हम पूछते हैं, जो अन्नदाता है, उनको आप फ्यूल में यूज कर दोगे। लोग भूखे मर जाएं, आप फ्यूल बनाओ उससे, जस्ट बिकॉज आपको बायोफ्यूल बनाना है, अपने टारगेट पूरे करने हैं। यू गेट माई पॉइंट, राइट। अब आते हैं सेकेंड जनरेशन पे। सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स क्या है, अब हमें थोड़ी सी अक्ल आ गई, ठीक है। अब हम नॉन फूड क्रॉप्स को यूज करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, नॉन एडिबल, ये एडिबल बायोमास था सब कुछ, कॉर्न, शुगर बीट, वीट, राइस ब्रांड, लेकिन ये नॉन एडिबल बायोमास को यूज करेंगे। अब इधर नॉन एडिबल देखिए क्या होगा, जो वेस्ट है, या इस पूरे क्रॉप में से जो वेस्ट प्रोपोर्शन है, जो एडिबल नहीं है, जैसे स्टेम्स, हस्क्स, स्ट्रॉ, ग्रास, वुड, ये सब कुछ, या फिर पील्स, जो फ्रूट की स्किन होती है, ये सब कुछ हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इनसे जो वो बने बायोफ्यूल्स बने, वो सेकेंड जनरेशन होते हैं। अब थर्ड जनरेशन, में थोड़ी सी और अक्ल आ गई, है ना। हमें लगा वेस्ट से तो बन ही रहे हैं, तो हमने क्या किया, हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी यूज कर सकते हैं, है ना। एल्गल बायोमास, एल्गे से भी तो बन सकता है। अभी तो आप फिर भी इनको इकट्ठे करना है, ये तो बल्क में बना सकते हो आप, क्योंकि एल्गे तो हर जगह है। तो इसीलिए उन्होंने क्या यूज किया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे जिससे हम ब्यूटानॉल बनाते हैं। ब्यूटानॉल एक एग्जाम्पल है जो आप याद रख सकते हैं, थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल का। और अगर हम फोर्थ जनरेशन की बात करें, इसमें होती है, देखिए, अब हम थोड़े और वो हो गए, हम बायोटेक्नोलॉजिकली भी एनहांस हो गई हमारी साइंटिफिक एक्यूमेन। तो हमने क्या किया, जेनेटिकली इंजीनियर करना स्टार्ट किया प्लांट्स को, बायोमास को, है ना। जेनेटिकली इंजीनियरिंग, देखिए आपको पता है जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, थोड़ा सा ऑल्टर कर देना। जैसे आपको वो शीप पता होगी, पॉली डॉली, है ना। तो उसको हमने ज़्यादा जियाना था, और हम चाहते थे वो ज़्यादा, पता नहीं क्या करना था, तो उससे उसको वो किया था, जेनेटिकली इंजीनियर किया था। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, अगर किसी एक पर्टिकुलर उसमें कोई ट्रेट नहीं है, जैसे एक एनिमल है वो ज़्यादा दूध दे सकता है, फिर एक एनिमल है जिसकी टांगे बड़ी स्ट्रॉन्ग है। अब लेकिन हमें एक ऐसा एनिमल चाहिए जिसकी टांगे भी स्ट्रॉन्ग है, दूध भी ज़्यादा दे सकता है, तो हम दोनों के ट्रेट्स को मिक्स करके थोड़ा सा जेनेटिकली इंजीनियर करके एक नया प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो वैसे ही अब हमें क्या चाहिए, हम थोड़े लालची हो गए। देखो, विद साइंस ऑल्सो कम्स ग्रीड, क्योंकि हम चाहते हैं यार इतना कर सकते हैं, हम तो और भी कर सकते हैं, हम तो ये भी देख सकते हैं, हम तो ये भी ट्राई कर सकते हैं, है ना। तो फिर हमने क्या किया, हमने जेनेटिकली इंजीनियर करके प्लांट्स को ऐसा बनाया कि वो ज़्यादा अमाउंट में कार्बन सोक, उसकी कैपेसिटी बन जाए, हाई अमाउंट ऑफ कार्बन को वो खुद में सोक कर सके, अब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। तो इस तरह से उसको जेनेटिकली इंजीनियर किया। फिर जब इन्हीं क्रॉप्स को जो जेनेटिकली इंजीनियर किए जा चुके हैं, उनको कन्वर्ट किया जाता है फ्यूल में। तो लेकिन फ्यूल में कन्वर्ट करने के लिए सेकेंड जनरेशन की टेक्निक को यूज किया जाता है। सेकेंड जनरेशन ऑफ टेक्निक्स में क्या हो रहा था,
आपको याद है ना, सेकंड जनरेशन में हम नॉन एडिबल वगैरह चीज़ों को हम सेकंड जो हमने प्लांट जेनेटिकली इंजीनियर किया उसकी हम वेस्ट को ही यूज़ करते हैं, उसमें भी हम पूरा का पूरा वो यूज़ नहीं कर लेते प्लांट का, ठीक है। तो इसलिए वो डिबेट भी फर्स्ट जनरेशन वाली हम बहुत हद तक अवॉइड करते हैं, ठीक है। जेनेटिक एल्गे, गैसिफिकेशन, पायरोलिसिस, सोलर, इसमें केमिकल प्रोसेसिंग होती है बेसिकली, ठीक है। अब हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में कि बायोफ्यूल पॉलिसी का। देखिए बायोफ्यूल पॉलिसी जब आई थी ना 2018 में, तो इसका बेसिक वो था कि हमें रिड्यूस करनी है अपनी डिपेंडेंस को, जो हम इंपोर्ट्स पे हम इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। तो इसीलिए हम इनकरेज करेंगे। देखिए ऑब्वियसली जब 20% उसमें जो एथेनॉल है वो यूज़ होना, एथेनॉल तो आप कहीं भी बना लो, कोई भी कंट्री कितना ही बना सकती है। हम एथेनॉल बनाना स्टार्ट होंगे, 20% हमारा इम्पोर्ट बिल जो है, जो हम अपनी 85% से ज़्यादा का ऑयल हम बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं वो कम हो गया, है ना। तो ऑब्वियसली हमारा यहाँ का जो डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट, वो ईज आउट हो जाएगा। तो ये बेसिक वो था। तो इसमें विद बायो एथेनॉल, बायो डीजल, बायो सीएनजी भी इसका फोकस है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और बायो जो पॉलिसी है, बायोफ्यूल पॉलिसी, इसमें और भी देखिए बायोगैस का है, अभी हम डिस्कस करेंगे इसको। तो उसमें और भी सारी चीज़ें आती हैं। एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम आता है, सेकेंड जनरेशन एथेनॉल को बनाने का, जैसे एग्रीकल्चरल रेसिड्यूज से कैपेसिटी को इंक्रीज करने का, क्या फ्यूल एडिटिव्स बनाइए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन फीड स्टॉक, है ना, कि कौन कौन से फीड स्टॉक को यूज़ किया जा सकता है, किन को नहीं यूज़ किया जा सकता, इन सारी चीज़ों को, ठीक है। स्टार्टिंग मटीरियल क्या होना चाहिए एथेनॉल प्रोडक्शन का, आप रिसर्च करिए, फिनेंशियल इंसेंटिव्स देना, इन तरह की चीज़ें हमने मतलब बेसिकली हमारा मेन मुद्दा था, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें, कुछ एक दो पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ कि क्या हमें फ़ायदा होगा बायोफ्यूल पॉलिसी से। देखिए सबसे पहले तो रिड्यूस्ड ऑयल डिपेंडेंस, की जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ। दूसरा इन्वायरमेंट फ्रेंडली कैसे, देखिए क्योंकि जो एथेनॉल है इट बर्न्स मोर कम्प्लीटली देन पेट्रोल, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो एमिशंस हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह वो कम निकलेंगी, तो दैट वे इन्वायरमेंट फ्रेंडली, है ना। फॉरेन एक्सचेंज को सेव करेगा, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, है ना। और क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि आप जो फार्मर्स है, फार्मर्स को एक इंसेंटिव मिल जाएगा, राइट। उनकी क्रॉप्स का कुछ भी वेस्ट नहीं जा रहा, पहली बात तो, जो वो उनको जलाना पड़ जाता है ना। हर साल हम देखते हैं स्टबल बर्निंग वगैरह, जब स्टबल को यूज़ करके कई चीज़ों पे अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गई, उसका स्टबल यूज़ किया जा सकता है। जब स्टबल को यूज़ करके बनाया ही जा सकता है कुछ इतना पूरे देश के लिए किफ़ायती, पूरे पूरा मतलब जो देश है वो इतना बेनिफिट हो सकता है, तो उनकी इनकम भी बढ़ेगी, सरकार जब उनसे प्रोक्योर करेगी ये सारी चीज़ें, इनकम तो बढ़ेगी, साथ में हम भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली बन जाएंगे, ठीक है। बस कहीं कहीं अभी एट द प्रेजेंट थोड़े से चैलेंजेस है एट द प्रेजेंट मोमेंट, जैसे बहुत सारी चीज़ों का हमें अभी इंक्रीज कॉस्ट लगेगी, जैसे टू व्हीलर्स जो हैं उनको कंपैटिबल बनाना इन तरह के फ्यूल से, ठीक है। इन सारी कुछ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को हमें क्रिएट करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें मतलब हम सोचते हैं कि शायद एक लिमिटेशन हो, पॉलिसी भी अनसर्टेन है, कभी कुछ कह देते हैं, इन्वेस्टर्स को ही समझ नहीं आता कि गवर्नमेंट आज कुछ कह रही है कल कुछ कह रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम डिस्कस करते हैं बायोगैस। देखिए बायोगैस, फिर हम आएंगे कंप्रेस्ड बायोगैस पे, ओके। बायोगैस क्या होता है, देखिए बायोगैस होता है एक ऐसी गैस जिसे नेचुरली प्रोड्यूस, वैसे तो नेचुरली भी बायोगैस प्रोड्यूस होती है, आप उसको बनाए ना बनाए, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम इसको कमर्शियली अवेलेबल करवाना चाहते हैं, तो बायोगैस को हम प्रोड्यूस करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ, बड़ा सा टैंक लेते हैं, उसमें हम क्या करते हैं एनारोबिक डिकम्पोजिशन को करवाते हैं। एनारोबिक क्या होता है, किसी भी इस तरह की डिकम्पोजिशन या रेस्पिरेशन जिसमें जो बैक्टीरिया है वो ऑक्सीजन का यूज नहीं करता, ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो डिकम्पोजिशन होती है, इसे एनारोबिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो जो वेस्ट है, बायोमास है, जैसे एग्रीकल्चरल रेसिड्यू, एनारोबिक डाइजेस्टर है, इसमें क्या क्या डला, लाइफ स्टॉक वेस्ट डला, क्रॉप्स डली, वेस्ट वाटर, फूड वेस्ट, पील्स वगैरह डली, बनाना की, एप्पल की, ये सब कुछ, ठीक है, जो वेस्ट है एकदम। तो इन तरह के वेस्ट को जब आपने इसमें डाल दिया, इसको आपने एनारोबिक रेस्पिरेशन डिकम्पोजिशन इधर करवाई, ठीक है, तो फिर इसमें से निकला हमारा बायोगैस, और जो डाइजेस्टेड निकला, जो बाई प्रोडक्ट निकला, उसको फर्टिलाइजर की तरह यूज किया जा सकता है। सॉइल एनहांसिंग कैपेसिटी होती है उसमें, लाइफ स्टॉक बेडिंग के लिए यूज किया जा सकता है। और जो बायोगैस निकला, बायोगैस तो ऑब्वियसली
बायोगैस से आप हीट प्रोड्यूस करो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करो, बायोमीथेन जो निकलेगी वो फ्यूल के फॉर्म में हो जाएगी यूज, गैस ग्रिड के फॉर्म में हो जाएगी। तो इस वे से यू हैव अ विन विन सिचुएशन अगर आप इसको बहुत ऊंचे स्तर तक ले जाते हो बायोगैस को। ठीक है, अब देखिए आता है कॉन्सेप्ट कंप्रेस्ड बायोगैस का। ठीक है, कंप्रेस्ड बायोगैस का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए आप इसी पूरे प्रोसेस को करवा के गैस को, बस जो बायोगैस निकली उसको फर्दर कंप्रेस कर दिया जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ इससे होता क्या है। ठीक है, जब कंप्रेस्ड बायोगैस होती है वो बहुत प्यूरिफाइड होती है, क्योंकि कंप्रेशन के बाद प्यूरिफिकेशन आ जाती है। ठीक है, तो वो प्योर मीथेन कंटेंट होता है और कॉन्सेंट्रेटेड बायोमीथेन होती है उसमें, ओवर 95% बायोमीथेन। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, बिल्कुल सब्र रखिए। देखिए मैं आपको पहले बता ही देती हूँ बाकी की चीजें डिस्कस करने से पहले। एक फिजिक्स का एक जनरल लॉ होता है जिसे हम कहते हैं जनरल कॉम्बिनेशन लॉ, है ना। जनरल कॉम्बिनेशन लॉ क्या कहता है कि जब भी चीज़ों को कंप्रेस किया जाता है तो फिर उससे क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही पास आ जाते हैं। जैसे हम एयर कंप्रेशन की बात करिए, आप एयर कंप्रेशन की बात क्या किया आपने, जब चीज़ों को कंप्रेस किया, एक बड़ी सी चीज़ को आपने छोटी सी वेसल में डालने की कोशिश करनी है तो आप उसको कंप्रेस करेंगे, है ना। कंप्रेस करेंगे तो उस पर प्रेशर डालेंगे, ठीक है, प्रेशर बढ़ेगा, फिर उसके ऊपर टेम्परेचर उसका बढ़ेगा, फिर आप कंप्रेस कर देंगे और उसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी। ठीक है, वॉल्यूम कम, प्रेशर ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा, तो और मॉलिक्यूल जो है वो और इकट्ठा हो गए तो छोटी सी जगह में बहुत सारा मीथेन आ सकता है। कंप्रेस्ड बायोमीथेन हाईली कॉन्सेंट्रेटेड बायोमीथेन होगा इसके अंदर, कंप्रेस्ड बायोगैस में। जो पहले अगर आप बायोगैस यूज कर रहे थे उसमें कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज्यादा नहीं है तो शायद एफिशिएंसी भी इतनी ज्यादा नहीं है फ्यूल की। अब देखिए थोड़ा सा ही आप फ्यूल डलवाएंगे क्योंकि उसमें इतना कॉन्सेंट्रेटेड बायोमीथेन है, थोड़े से ही फ्यूल से आपकी गाड़ी चल जाएगी। आप समझने की कोशिश कर रहे हैं इसको, बहुत प्यूरिफाइड फॉर्म में आपको मिला हुआ है, एफिशिएंसी ज्यादा होगी, पोटेंशियल ज्यादा होगा, फ्यूल भी कम यूज होगा, सो दैट वे इट इज अ विन विन सिचुएशन, है ना। और जो वेसल्स है उसको ट्रांसपोर्टेशन वो भी इजी हो जाएगा क्योंकि आप बिल्कुल थोड़ा सा अमाउंट में बहुत ज्यादा पोटेंशियल को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, और ट्रांसपोर्ट के लिए जो कंटेनर्स वगैरह चाहिए, जो पाइपलाइन चाहिए, वो भी बहुत कम चाहिए। आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो दैट वे कंप्रेस्ड बायोगैस इज गुड। लेकिन अब अगर हम कंप्रेस्ड बायोगैस की बात करें, इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू कमर्शियली अवेलेबल नेचुरल गैस सीएनजी इन इट्स कॉम्पोजिशन एंड एनर्जी पोटेंशियल। कंप्रेशन से जो नेचुरल गैस का पोटेंशियल होता है वही कंप्रेशन इधर भी कर रहा है, कंप्रेशन का काम ही वही है जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, और अगर हम इसकी कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि हीट जनरेशन जो उसमें कैपेसिटी है और बाकी प्रॉपर्टीज भी सीएनजी से बिल्कुल सिमिलर है, जिससे ये पता चलता है सीबीजी कैन बी यूज एज एन अल्टरनेटिव टू दिस ऑटोमेटिव फ्यूल, है ना। इससे हमें ये पता चलता है और इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं विच इज ऑब्वियस, राइट। बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे ये वेस्ट मैनेजमेंट में हेल्प करेगा हमें, साथ में पोल्यूशन को भी रोकने में हेल्प करेगा, है ना। और एडिशनल रेवेन्यू आ जाएगा फार्मर्स के लिए, वही जो हमने उसमें यूज किया बताया आपको सारा बायोफ्यूल्स के केस में, वही सारी चीजें यहाँ पे भी है। क्लाइमेट चेंज गोल्स को हम वो कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे, इम्पोर्ट उसका वो ट्रांसपोर्ट वगैरह ईजी बन जाएगा, ये सब कुछ है इसका। और अगर मैं किसी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव की बात करूं, ये आप देख सकते हैं, ये एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का जिसका नाम है सेटैट, सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन स्कीम, जिसके 4 ऑब्जेक्टिव्स थे। बायोगैस इसका एक, कंप्रेस्ड बायोगैस इसका एक एलिमेंट है, ठीक है। तो जैसे 4 ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इसके, सबसे पहले तो आप यूटिलाइज करें मोर देन 62 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ वेस्ट जनरेटेड एवरी ईयर इन इंडिया। देखिए ये वेस्ट है, कितना सारा वेस्ट है इकट्ठा हो रहा है, यहाँ पे वेस्ट कलेक्शन की जा रही है, तो बेसिकली हम वेस्ट को डील करने की कोशिश करेंगे, इससे वेस्ट मैनेजमेंट भी अच्छी हो जाएगी। फिर क्या करना है, हमें इंपोर्ट डिपेंडेंस को कट करना है, दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था। इंपोर्ट डिपेंडेंस कट हो जाएगी जब बायोगैस आप इससे बना लोगे, है ना। फिर तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या था सैटैट का, कि आपको जॉब क्रिएशन बढ़ानी है। देखिए जब आप जॉब क्रिएशन कैसे बढ़ेगी, एंटरप्रेन्योरशिप बन जाएगी, छोटे छोटे बिजनेसमैन हमारे जैसे जो थोड़ा सा भी, आप समझ रहे हैं ना, उनको भी ऐसा इंसेंटिव दिया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा कि आप ऐसे थोड़ा सा बायोगैस प्लांट बहुत इजीली लग सकता है, बायोगैस प्लांट, है ना, तो उसको उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। फिर चौथा और लास्ट इसका अगर मैं ऑब्जेक्टिव बताऊं, इट वांट्स टू रिड्यूस व्हीकुलर एमिशंस एंड पोल्यूशन फ्रॉम बर्निंग ऑफ एग्रीकल्चरल एंड ऑर्गेनिक वेस्ट, जैसे
मैंने आपको बिल्कुल सिंपली बताया था कि स्टबल फार्मिंग, ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए। शायद आप इसे कहीं पढ़े ना, लेकिन आप लॉजिकली सोचने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ आएगा। एक प्रॉब्लम और है, इससे वो भी सॉल्व हो जाएगी, जो हम हर विंटर्स में देखते हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब आपस में लड़ते ही रहते हैं। इनका स्टबल बर्निंग का वो आज तक लड़ाई सुलझी नहीं है। तो जब सुलझ सकती है इससे तो क्यों नहीं, है ना। तो देखिए, अगर जब ऐसे वेस्ट प्रोसेस किया गया, वेस्ट को कन्वर्ट, हीट प्रोसेस, उससे क्या फ्यूल भी निकला, गैस भी निकली, इलेक्ट्रिसिटी भी निकली। सो दैट वे इट्स अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव। ओके, अब देखें और हम चीज़ें देखते हैं क्या क्या है। अब देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट ने, मिस्टर केजरीवाल की गवर्नमेंट ने एक निकाला है नया मॉडल वर्चुअल स्कूल। इनका ये कहना है कि ये इंडिया का फर्स्ट ऐसा वर्चुअल मॉडल स्कूल है जो ऑनलाइन क्लासेस देगा, क्लास 9 to 12 की, जिसे अफिलिएट किया जाएगा दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। जो लोग स्कूल नहीं जा पाते, जैसे कहीं डॉटर्स हैं, अपने लड़कों को पढ़ाने के लिए डॉटर्स को नहीं चूज करते कहीं, तो उनके लिए किफ़ायती होगा। जो वो समझते हैं कि लड़कियों ने तो चला ही जाना है, तो फिर उन पे पैसे खर्च करके क्या, तो फिर ठीक है, पैसे खर्च भी नहीं होंगे, आप घर बैठें और देखें फ्री में सब कुछ और पढ़ाई अपनी पूरी करें। और वैसे मैं सपोर्ट नहीं कर रही, मैं बस बता रही हूँ इन्होंने क्या कहा है, ठीक है। तो सपोर्ट इन द सेंस, मैं ये लड़की वाली बात को सपोर्ट नहीं कर रही, कि बल्कि मतलब आई डू नॉट अंडरस्टैंड इवन द कॉन्सेप्ट के एट द आउटसेट ओनली आई गेट वेरी ऑफेंडेड कि ऐसे डिस्क्रिमिनेशन हो ही कैसे सकती है। बट ओके, फिर अगर हम बात करें कि बहुत सारे लोग, बच्चे जो हैं चाइल्ड लेबर में अपने माँ बाप की मदद करने के लिए, क्योंकि उनके घर के हालात ऐसे नहीं। देखिए, चाइल्ड लेबर कभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मज़े के लिए नहीं की जाती, कुछ मजबूरियां होती हैं जिस वजह से चाइल्ड लेबर आती है। जब आप उसके साथ डील कर लेंगे तो चाइल्ड लेबर को भी रोका जा सकता है। तो इन्होंने कहा है कि जो बच्चे हैं, जो जिन्हें काम करना पड़ता है ढाबों पे या कैसे भी, वो पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। और भी ना सर, बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ सकते हैं, जो स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि स्कूल बहुत दूर है, छोटी सी रिमोट लोकेशन में आपका घर बसा हुआ है, और ऐसी ऐसी चीज़ें। तो ये किसके साथ मिलके, गूगल और स्कूल नेट इंडिया के साथ मिलके इन्होंने ये प्लेटफॉर्म को बनाया है, जो 24/7 ऐसी क्लासेस देंगी। लेकिन देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ, इसमें भी एक लड़ाई छिड़ गई है। मिस्टर केजरीवाल, वट एवर ही डज, देर इज समथिंग कॉन्ट्रोवर्शियल इन दैट, मतलब हो ही जाता है कुछ ना कुछ। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जो NIOS, आप जानते होंगे शायद, ये इनका कहना है कि आप कहाँ से फर्स्ट वर्चुअल स्कूल कह रहे हैं, वो तो हम खोल चुके हैं अगस्त 2021 में। क्या बात कर रहे हैं आप, ये तो चल रहा है हर चीज़ को फर्स्ट ये फर्स्ट वो, आप कहना छोड़ दीजिए, ठीक है। NIOS बहुत टाइम से वर्चुअल स्कूलिंग कर रहा है, अगस्त 2021 में फुल्ली वर्चुअल मॉडल स्कूल बन चुका है। अब देखिए, हम NCRB का डेटा हम पिछले 3 दिन से कवर कर रहे हैं, क्या क्या NCRB का कहना है। तो NCRB ने नया डेटा रिलीज किया है, जिसके तहत ये पता चला है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस में जो 2021 में आए थे, सिर्फ 16% का ही कन्विक्शन हुआ है। कन्विक्शन क्या होता है ये अभी हम देखेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अभी मैं इतने दिन से आपके साथ कन्विक्शन, FIR, इन सारी चीज़ों की बात कर रही हूँ। तो देखिए, इनका कहना क्या है कि अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट, पुलिस ने फाइल किए चार्जशीट्स, तो फाइल की 84.7% ऑफ द रजिस्टर्ड 2189 केसेस, ठीक है। लेकिन जो कॉन्विक्शन है वो सिर्फ 16% में हुई। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले तो FIR यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कोई दर्ज करवाता है, कोई रजिस्टर करवाता है अपने केस को, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो पुलिस होती है वो एक चार्जशीट फाइल करती है। चार्जशीट में क्या होता है कि चार्जेस लगाए जाते हैं इंडिविजुअल पे, कि जो जिन पे शक है, जिन्होंने क्राइम्स किया है, ठीक है। जब ये चार्जशीट रेडी हो जाए, चार्जशीट रेडी जब पुलिस कर लेती है, उसे सबमिट करती है कोर्ट ऑफ लॉ को, ठीक है। फिर ये जो कोर्ट है वो कोर्ट डिसाइड करता है कि सब कुछ जो भी डिसाइड किया एविडेंस के बेसिस पे, और फिर उनको एक ट्रायल चलाते हैं उनके अगेंस्ट, ठीक है। ट्रायल चलेगा। अब जब ट्रायल चला, फिर लास्ट स्टेज आती है कॉन्विक्शन की। अगर तो वो उस एक देखिए एक्यूज होता है जिसपे हमें शक है, एक्यूज्ड कॉन्विक्टेड में कब ज्यादा तब्दील होता है, जब उसपे जो दोषी बिल्कुल साबित हो जाए वो ट्रायल के दौरान। तो फर्स्ट इज FIR या फिर रजिस्टरिंग ऑफ केसेस, सेकंड इज चार्जशीट, थर्ड इज ट्रायल, फोर्थ इज कॉन्विक्शन ऑफ केस। ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल एक प्रोसेस है जो आपको जानकारी जिसके बारे में होनी चाहिए। अब देखिए, प्लेइंग ईदगाह पॉलिटिक्स, इसमें क्या है कि आपको मैंने एक केस आपके साथ डिस्कस किया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने, आई थिंक किन्होंने डिस्कस, इंदिरा बनर्जी, पता नहीं, कोई एक विमेन जज थी, आई डो नॉट रिमेम्बर एग्जैक्टली। तो उन्होंने ये कहा था कि जो ईदगाह वाला एरिया है बेंगलुरु का, क्यों गणेश पूजा करनी है 200 साल से, जब वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ
ईदगाह के लिए ही यूज किया जा रहा है, तो फिर वो जो ग्राउंड है जो वेकेंट पड़ा है, तो आप क्यों क्यों स्टेटस क्वो को, जो चीज़ जैसे चल रही है उसको क्यों बिगाड़ना चाहते हो? फिर अचानक से एक और आता है, कर्नाटका हाई कोर्ट से एक और ऑर्डर आता है। अभी कर्नाटका हाई कोर्ट का जो धारवाड़ बेंच है वो ये कहता है कि जो हुब्बाली, आई डो नॉट नो हाउ टू एग्जैक्टली प्रोनाउंस दिस वर्ड, आई एम रियली सॉरी, तो जो हुब्बाली मैदान है वहाँ पे आप करिए, क्योंकि जो वहाँ का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, हुब्बाली धारवाड़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसने लीज आउट किया हुआ है हुब्बाली ईदगाह ग्राउंड टू अंजुमन ई इस्लाम फॉर 999 ईयर्स। लेकिन जो राइट्स हैं लैंड पे वो तो उन्हीं के हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के, तो अगर वो चाहें तो वो पूजा अलाउ कर सकते हैं वहाँ पे, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है अलाउ करती। ठीक है, तो यही चीज़ अब ये चल रही है। और ये सारी चीज़ें देखिए, ये सब कुछ चल रहा है कि लेकिन इस आर्टिकल का ये कहना है, ये जो ईदगाह पॉलिटिक्स जो चल रही है, इट इज़ नॉट गुड। क्यों? क्योंकि आप क्यों पुराने डिस्प्यूट्स जो हैं उनको क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ना, और ऊपर से इसका आउटकम सिर्फ एक है, इससे किसी को फ़ायदा नहीं होगा एक्सेप्ट द फैक्ट कि इससे कम्युनल पोलराइजेशन और बढ़ जाएगी। आप कर्नाटका तो आप समझ सकते हैं, कितने ही एग्जाम्पल्स देखने के लिए हमें यहाँ से मिल जाते हैं। हिजाब रो आपको पता है ना, अभी रिसेंटली हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो ऐसी जो पोलराइजिंग पॉलिटिक्स है वो एक काफ़ी प्राइस पे करना पड़ता है स्टेट को इस चीज़ के लिए। उस टाइम तो ठीक है, इलेक्शंस जीते जाते हैं जिसने भी जीते हैं, लेकिन जिस एक बड़ी अच्छी चीज़ लिखी है पता है यहाँ पे, आप समझने की कोशिश करिए कि जो बेंगलुरु का एवोल्यूशन है इंडिया की टेक प्रोग्रेस की तरह, टेक कैपिटल की तरह, है ना, जिसे हम एक सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहते हैं, राइट। तो इसका इसलिए हुआ है ऐसा प्रोग्रेशन, क्योंकि जो सक्सेसिव स्टेट गवर्नमेंट्स आई हैं कर्नाटका में, उन्होंने नर्चर किया है एक लिबरल कॉस्मोपॉलिटन मिलियू को, है ना, कि सब आए यहाँ काम करें, किसी भी जात धर्म जाति कुछ भी, है ना, लेकिन अगर कोई भी टेक्नोलॉजिकली वो करना चाहता है खुद को, आइए प्रोलिफरेट करिए, सब कुछ, है ना। तो ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया गया है। लेकिन अब आप देखिए, ये जो इमेजिनेशन जो हुआ करती थी सिलिकॉन वैली की, it is now actively challenged by these sectarian groups which are patronized unfortunately by the ruling party। इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट पे इसका दोष लगाया है। अब हम लास्टली देखते हैं एक एक छोटे से, मैं आपको इसको बहुत ब्रीफली बता देती हूँ, मुझे नहीं पता आप जानना भी चाहेंगे इसके बारे में कि नहीं, पर जो मिखाइल गोर्बाचोव जी हैं, जो सोवियत यूनियन के 1980s में, मिड 1980s में, 1985 से 1991 तक के एक लीडर हुआ करते थे, जिनको सोवियत यूनियन के कोलैप्स के लिए भी अक्यूज किया जाता है रशिया द्वारा। लेकिन वेस्ट जो कंट्रीज हैं, यूएसए, यूरोप, इनको काफ़ी थैंक करती है, इनको नोबेल प्राइज तक मिला हुआ है, विच इज़ वेरी आयरॉनिक, क्योंकि ये कभी भी नहीं चाहते थे कि सोवियत यूनियन कोलैप्स हो। जो हो गई, उनको लगा कि वो और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं यूएसएसआर को, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जो आपको दो उसमें से बहुत इंपॉर्टेंटली पता होने चाहिए। एक इकोनॉमी के टर्म्स में, रशियन इकोनॉमी के लिए, जिसे हम पेरेस्ट्रोइका कहते हैं। एक लिया उन्होंने पॉलिटिक्स के फोरम में, जिसे हम ग्लासनोस्ट कहते हैं। तो ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका, ग्लास देखिए पॉलिटिक्स के टर्म में इन्होंने फ्री मीडिया वगैरह को काफ़ी बढ़ावा दिया, पेरेस्ट्रोइका के टर्म में जो क्लोज इकोनॉमी थी उसको ओपन करने की कोशिश की, ट्रेड वगैरह ये सब कुछ इंश्योर करने के लिए। तो इससे क्या हुआ, देखिए जब मीडिया इन्होंने फ्री कर दी ना, तो उससे क्या हुआ, यूएसएसआर में आसपास वाली जो सेंट्रल एशियन कंट्री थी वो भी यूएसएसआर में आती थी पहले, है ना। तो जितनी भी कंट्रीज थी, फ्री मीडिया आ गई, लोगों को तो फ्री स्पीच मिल गई कि हम तो कुछ भी कह सकते हैं। लोगों ने अपनी जो इतने सालों से सब कुछ दबा के रखा हुआ था, जो डिक्टेटरशिप ने बंद की हुई थी सबकी जुबानें, वो एकदम बिल्कुल प्रेशर कुकर की तरह फटने लग पड़ी। एक्चुअल में इसे प्रेशर कुकर सिंड्रोम ही कहते हैं। तो वो बिल्कुल फटा और सबने अपनी बातें बोलनी शुरू की, सबने अपने आप को सेपरेट स्टेट डिक्लेयर करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे करके हर एक टुकड़ा अलग होता गया, और सोवियत यूनियन बिल्कुल ही खत्म हो गई, रशिया बच गया फिर उसके बाद। तो इनको इन चीज़ों के लिए, मतलब रशिया कहता है कि हमने जो कोल्ड वॉर आ रही, कोल्ड वॉर आपको पता है यूएसएसआर के बीच में थी, वो इनकी वजह से हारी। लेकिन यूरोप वगैरह इनको काफ़ी थैंक करते हैं, तभी इन्हें प्राइज़ मिला कि अच्छा हुआ आपने शांति का साथ दिया, और जो शांति का साथ दिया तभी कोल्ड वॉर जैसी वॉर रुक पाई। सो दैट वाज अ गुड स्टेप। यही सारी बातें यहाँ पे लिखी है। थैंक यू सो मच।